हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। हम कर रहे हैं ज्योग्राफी आईसीएससी बोर्ड क्लास 7th स्टडी ऑफ कॉन्टिनेंट्स अफ्रीका। हम पढ़ रहे थे। पार्ट 2 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 2 में हमने पूरे रिसोर्सेज जो हैं अफ्रीका के, उनका यूटिलाइजेशन कैसे होता है वो हमने कवर कर लिया था। आई होप आप सभी को वो दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। एंड कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अब हमें लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था केस स्टडी ककाओ कल्टिवेशन इन घाना। हमने ये स्टार्ट किया था, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया था, ठीक है। इसके आगे का आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ककाओ कल्टिवेशन इन घाना। जैसे कि हमने पढ़ा था, ककाओ जो है आपका घाना जो कंट्री है उसका एक चीफ रिवेन्यू अर्नर है, यानी कि जो ज़्यादा इनकम होती है वो ककाओ की कल्टीवेशन से ही होती है। और घाना की जो इकोनॉमी होती है वो हाईली किस चीज़ पर डिपेंडेड है, ककाओ कल्टीवेशन पर डिपेंडेड है। तो हम इसी ककाओ को कैसे ग्रो किया जाता है, कि कैसा एरिया उसके लिए चाहिए, वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो आता है आपका एरियाज ऑफ कल्टीवेशन। घाना इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ चॉकलेट और अदर कोको प्रोडक्ट्स। घाना एक कोई इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर नहीं है चॉकलेट का या दूसरे कोको प्रोडक्ट्स का। सो द ककाओ ग्रोन हियर इज मीन फॉर एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर जो ककाओ ग्रो किया जाता है ना, वो एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए किया जाता है, यानी कि ककाओ को इस घाना कंट्री में ग्रो किया जाता है और बाहर बेचा जाता है। व्हेन ककाओ ट्रीज वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन घाना दे वर ग्रोन ओनली इन द कोस्टल एरियाज वेयर द एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स वर लोकेटेड। जब ककाओ ट्रीज आपके इंट्रोड्यूस हुए थे घाना में, ठीक है, जब आए थे यानी स्टार्टिंग में, तो उन्हें सिर्फ कोस्टल एरियाज में ही ग्रो किया जाता था, क्योंकि वो एरियाज, कोस्टल एरियाज कौन से हो गए, जो नदी के किनारे पर होते हैं, है ना, उस एरिया को हम कोस्टल एरिया बोलते हैं। तो वहाँ पर एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स लोकेटेड रहते थे जहाँ से सामान को बेचा जाता था, दूसरे देश में भेजा जाता था। तो इसीलिए वो स्टार्टिंग में कोस्टल एरियाज में ही लोग क्या ग्रो किया जाता था लेटर। लेकिन बाद में क्या हुआ, ककाओ कल्टीवेशन स्प्रेड फार इनलैंड। लेकिन बाद में धीरे धीरे ककाओ कल्टीवेशन और अंदर तक भी आ गया, यानी कि कोस्टल एरियाज तक ही सीमित नहीं रहा, वो और भी फैल गया। द इनलैंड एरियाज हैव बीन लिंक टू द एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स बाय रोड्स एंड रेलवेज। जो इनलैंड एरियाज थे, यानी कि जो अंदर का एरिया था, उसे लिंक कर दिया गया था एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स के से, रोड्स एंड रेलवेज के थ्रू, ठीक है। मोस्ट ऑफ घानास ककाओ इज ग्रोन इन अ ट्राइंगुलर एरिया बाउंडेड बाय द टाउन्स ऑफ अक्रा, कुमासी एंड तकोरादी। दिस रीजन इज समटाइम्स कॉल्ड द कोकोआ ट्राइंगल। मोस्ट ऑफ जो घाना का ककाओ है वो एक ट्राइंगुलर एरिया में ग्रो किया जाता है, और वो ट्राइंगुलर एरिया में 3 कंट्रीज आती हैं, टाउन्स आते हैं, एक्रा, कुमासी एंड टकोराडी। तो इन रीजन्स को हम कभी कभी क्या बोलते हैं, कोको ट्राइंगल बोलते हैं। यहाँ पर देखो, ये ककाओ के फ्लावर्स हैं इधर, और ये ककाओ पोड जिसमें ककाओ आता है। टकोरादी विद अ मॉडर्न आर्टिफिशियल हार्बर इज एन एक्सपोर्टिंग पोर्ट। टकोरादी जो है वो एक बहुत ही मॉडर्न आर्टिफिशियल हार्बर है, यानी कि एक्सपोर्टिंग पोर्ट है, जहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट का काम होता है। और दूसरा एक्सपोर्टिंग पोर्ट है टेमा नियर एकरा। एकरा के पास है टेमा, ठीक है। ये आप मैप में दिखाया हुआ है छोटा सा घाना की, ये पूरा मैप है, और ये है आपका कोको ट्रायंगल। टकोरादी, कुमासियर, एकरा, एकरा के पास है टेमा, तो वो एक दूसरा एक्सपोर्टिंग पोर्ट है। तो ये थे आपके एरियाज ऑफ कल्टीवेशन, कहाँ कहाँ से इसका कल्टीवेशन होता है। अब आता है ककाओ कल्टीवेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ककाओ ट्री। द ककाओ ट्री ग्रोज टू अ हाइट ऑफ अबाउट 6 to 12 मीटर्स, ठीक है। ककाओ की जो ट्री होता है वो अबाउट 6 to 12 मीटर्स, मीन्स 20 से 40 फीट हाई ग्रो करता है। इट्स लार्ज लेदरी लीव्स आर शेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड रिप्लेस्ड बाय अ न्यू सेट। इसकी जो लार्ज लेदरी लीव्स होती हैं वो टाइम टू टाइम शेड होती रहती हैं, और एक नया सेट उसमें आता रहता है। द न्यू लीव्स आर रेड व्हेन दे आर यंग। न्यू लीव्स जो आती हैं वो रेड होती हैं जब वो यंग होती हैं। देख रहे हो ना, यहाँ पर रेड लीव्स आ रही हैं। द ट्री में बियर फ्लावर्स थ्रू आउट द ईयर। ट्रीज पे पूरे साल फ्लावर्स आ सकते हैं, बट फ्लावर्स अपीयर इन अबंडेंस एवरी 6 months, वंस एवरी 6 months। या लेकिन क्या बोल रहा है, ट्री पर जो फ्लावर्स आते हैं ना वो पूरे साल तो आते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे फ्लावर्स चाहिए तो वो सिर्फ हर 6 महीने में अबंडेंस में फ्लावर्स मिलते हैं उस पर। द फ्लावर्स हैव आइदर अ फाउल स्मेल और नो स्मेल। ये जो फ्लावर्स होते हैं इनमें या तो एक गंदी सी स्मेल आती है या फिर स्मेल नहीं आती है। दे मे बी वाइट, पिंक, येलो और रेड इन कलर। ये जो फ्लावर्स होते हैं वो आपके वाइट भी हो सकते हैं, पिंक भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं और रेड भी हो सकते हैं कलर में। दे ग्रो ऑन दी ट्रंक एंड लार्ज ब्रांचेज ऑफ द ट्री। और ये जो फ्लावर्स होते हैं ये ट्री के ट्रंक पर ग्रो करते हैं और उनकी लार्ज ब्रांचेस पर करते हैं। देख रहे हो ना, ट्रंक पे आ रहे हैं इसके फ्लावर्स, ठीक है। व्हेन द ट्री इज अबाउट 4 years ओल्ड फ्लावर्स बिगिन टू मैच्योर इनटू पोड्स। जब ट्री अबाउट आपका 4 साल का हो जाता है, ठीक है, ये जो ट्री आप ग्रो करते हो
इसमें फ्लावर्स जब आ जाते हैं और जब वो 4 साल का हो जाता है तो फ्लावर्स जो हैं वो पोड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से देख रहे हो ना, इसमें पोड दिखाया हुआ है आपको, तो पोड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अ ट्री कैन बियर अप टू 70 पोड्स अ ईयर, और एक पेड़ जो है ना पूरे एक साल में 70 पोड्स बना सकता है। द पोड्स लुक लाइक इलोंगेटेड मेलन्स। पोड्स जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं? इलोंगेटेड यानी कि लंबे लंबे मेलन्स के जैसे दिखते हैं। दे राइपन इन अबाउट 6 मंथ, 6 महीने में वो राइपन हो जाते हैं, पक जाते हैं। चेंजिंग देयर कलर फ्रॉम ग्रीन टू ब्राइट येलो एंड समटाइम्स पर्पल। ठीक है, जब वो पक जाते हैं हर 6 महीने में, मतलब वो पक जाते हैं ये पॉड्स, और इनका कलर जो है वो ग्रीन से येलो हो जाता है और कभी कभी पर्पल हो जाता है। ठीक है, इन पॉड्स का ईच pod is filled with sweet and sticky white pulp within which are 20 to 60 oval seeds called cocoa beans। हर एक pod में स्वीट एंड स्टिकी वाइट कलर का पल्प होता है और हर एक पॉड के अंदर अबाउट 20 से 60 ओवल सीड्स होती हैं जिन्हें हम कोको बीन्स बोलते हैं। तो देख रहे हो ना, ये पॉड दिखाया हुआ है एक, उसके अंदर ये कोको बीन्स है और ये वाइट से स्टिकी लिक्विड होता है, स्वीट, ठीक है, पल्प होता है। अ ट्री कैन बियर फ्रूट फॉर 30 ईयर्स और मोर, और एक पेड़ जो है वो 30 साल तक या उससे ज़्यादा तक फ्रूट्स वो बियर कर सकता है। ठीक है, फ्रूट्स देता रहेगा आपको। तो ये उसके हो गए क्या, कोको बीन्स हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ककाओ ट्रीज। ककाओ ट्रीज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। द टाइप मोस्ट कॉमनली ग्रोन इज कॉल्ड फॉरेस्ट्रो। जो मोस्ट कॉमन टाइप है जिससे ककाओ ट्री का ग्रो किया जाता है उसे बोलते हैं फॉरेस्ट्रो। इसकी अब ग्रोइंग कंडीशंस के बारे में हम पढ़ते हैं। द आइडियल कंडीशंस फॉर ग्रोइंग ककाओ ट्री आर फाउंड इन द इक्वेटोरियल रीजन। जो मेन अच्छी कंडीशंस हैं ककाओ ट्रीज को ग्रो करने के लिए वो आपको इक्वेटोरियल रीजन पे मिलती हैं। द ट्रीज ग्रो बेस्ट एट एल्टीट्यूड्स ऑफ 30 to 300 मीटर्स अबव सी लेवल इन एरियाज वेयर द टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस। जो ट्रीज होते हैं वो जो ग्रो होते हैं वो अगर आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए तो 30 से 300 मीटर्स सी लेवल से ऊपर आपको एल्टीट्यूड होना चाहिए उसका, और इन एरियाज जहाँ पर टेम्परेचर आपका 20 से 28 डिग्री सेल्सियस रेंज करता है ना, वो उसकी कंडीशंस अच्छी होती हैं, बेस्ट मानी जाती हैं। आइडियली अगर हम नॉर्मली बात करें, द एनुअल रेनफॉल शुड रेंज बिटवीन 150 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर। जो एनुअल रेनफॉल होता है वो आपका 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की रेंज में आना चाहिए। इट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, और ये पूरे साल आपका इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहना चाहिए। द सॉइल शुड बी वेल ड्रेन्ड एंड रिच इन ह्यूमस। सॉइल जो होती है वो आपकी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा पानी नहीं होनी चाहिए, और ह्यूमस उसमें अच्छा खासा अमाउंट में होना चाहिए। पार्टली डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल मैटर इन सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? जो प्लांट एंड एनिमल का जो भी रिमेन्स होते हैं वो सॉइल में जो पार्टली डिकम्पोज हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं ह्यूमस। ठीक है, हाफ डिकम्पोज हो जाते हैं तो। द ककाओ ट्रीज डज नॉट सेंड इट्स रूट डीप इनटू द सॉइल। जो ककाओ ट्रीज होती हैं ना उसकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं सॉइल में। सो इट हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अपरूटेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। इसीलिए ककाओ ट्रीज को प्रोटेक्टेड रखना पड़ता है ताकि स्ट्रॉन्ग विंड जब तेज़ हवा चले तो उससे वो अपरूटेड ना हो जाए। जब उसकी जड़ें गहरी नहीं है तो अगर तेज़ हवा चलेगी, आंधी तूफान आएगा तो उसकी जड़ें तो मतलब वो पेड़ उखड़ने का डर रहता है ना फिर, तो इसीलिए उसे प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। द ट्री ऑल्सो नीड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सनलाइट स्पेशली व्हेन इट इज़ यंग। और उस ट्री को, जो ककाओ ट्री हम ग्रो करते हैं, उसे सनलाइट, बहुत स्ट्रॉन्ग सनलाइट से भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, स्पेशली जब वो यंग होता है, छोटा होता है, अपनी ग्रोइंग एज में होता है। इट इज़ देयरफॉर ग्रोन इन द शेड ऑफ अदर प्लांट्स। इसीलिए ककाओ ट्रीज को दूसरे प्लांट्स के शेड में ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। पेस्ट एंड डिसीजेज नीड टू बी कंट्रोल विद स्पेशल केयर एज दीज डैमेज अबाउट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स ककाओ क्रॉप एवरी ईयर। जो कीड़े लग जाते हैं, डिसीजेज लग जाती हैं पेड़ों में, तो उन्हें भी कंट्रोल करना पड़ता है बहुत स्पेशल केयर के साथ, क्योंकि ये जो पेस्ट और डिसीजेज होते हैं इनकी वजह से हर साल पूरे वर्ल्ड में ककाओ की जो क्रॉप होती है उसका 1/4 पार्ट डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ पेस्ट एंड डिसीजेज। ठीक है, ये इसके लिए ग्रोइंग कंडीशंस होती हैं। अब हम इसकी कल्टीवेशन देख लेते हैं। ककाओ इज ग्रोन ऑन प्लांटेशंस। ककाओ को प्लांटेशंस पे ग्रो किया जाता है। इन अफ्रीका इट इज ग्रोन मोस्टली ऑन स्मॉल प्लांटेशंस एंड नॉट मोर देन 2 हेक्टेयर्स इन एन एरिया। अफ्रीका में ना ककाओ को स्मॉल प्लांटेशंस में ही ग्रो किया जाता है। ठीक है, किसी भी एरिया में 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ककाओ का कल्टीवेशन नहीं किया जाता है, ग्रो नहीं किया जाता है। दिस हेल्प्स प्रिवेंट लार्ज स्केल डैमेज बाय पेस्ट एंड डिसीजेज। छोटे एरिया में इसलिए किया जाता है ताकि लार्ज स्केल से जो डैमेज होगा ना पेस्ट एंड डिसीजेज से की वजह से वो से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उससे हम क्रॉप को डैमेज होने से बचा सकते हैं। इसीलिए शॉर्ट स्केल पर किया जाता है, स्मॉल स्केल पर
किया जाता है। आगे क्या बोल रहा है, ककाओ प्लांट्स आर फर्स्ट ग्रोन फ्रॉम सीड्स और कटिंग्स एंड आर लेटर ट्रांसप्लांटेड। ककाओ प्लांट्स को पहले सीड से ग्रो किया जाता है या कटिंग्स के थ्रू ग्रो किया जाता है और बाद में उन्हें ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। दे आर स्पेस्ड अबाउट 1.5 मीटर टू 4.5 मीटर्स, यानी कि 5 to 15 फीट अपार्ट। जो एक प्लांट होता है, दो प्लांट्स के बीच में अबाउट 1.5 से 4.5 मीटर्स का गैप रखा जाता है, यानी कि अगर हम फीट में बात करें 5 से 15 फीट का गैप रखा जाता है। इन दी स्पेसेस बिटवीन दी प्लांट्स के बीच में जो स्पेस बचता है ना, ये 1.5 से 4.5 मीटर्स का। ट्री क्रॉप्स लाइक बनाना, पाम एंड रबर आर प्लांटेड टू गिव शेड टू द यंग ककाओ प्लांट्स। अभी पढ़ा था हमने, यंग ककाओ प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके बीच में उन्हें दूसरे प्लांट्स के शेड में रखा जाता है। तो उस स्पेस में जैसे आपका बनाना, पाम, रबड़, इनके क्रॉप्स होती है, इन्हें ग्रो किया जाता है ताकि यंग ककाओ प्लांट्स को शेड दिया जा सके और उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सनलाइट एंड ऑल्सो फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स। अब बात आती है उसकी हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं। ककाओ पॉड्स में बी हार्वेस्टेड थ्रू आउट द ईयर। ककाओ पॉड्स को हम पूरे साल हम क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं, बट लेकिन मोस्ट ऑफ द पोड्स आर हार्वेस्टेड इन 2 सीजन्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ जो पोड्स होते हैं जब हम उन्हें हार्वेस्ट करते हैं तो 2 सीजन में वो लोग हार्वेस्ट करते हैं। वन लास्टिंग फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, एक अक्टूबर से मार्च के बीच में और दूसरा मई से अगस्त के बीच में। अ फ्यू डेज आफ्टर हार्वेस्ट द आउटर पील ऑफ द पॉड इज स्प्लिट ओपन विद अ मैशेट, अ लॉन्ग ब्रॉड नाइफ। दिस इज अ स्किल्ड जॉब एज इट हैज टू बी डन विदाउट डैमेजिंग द बीन्स इनसाइड। कुछ दिन बाद जब हार्वेस्ट कर लेते हैं हम ककाओ पॉड्स को, उसके कुछ दिन बाद जो उसका आउटर पील होता है पॉड का, वो स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, स्प्लिट होकर ओपन हो जाता है और एक मैशेट के साथ, यानी कि एक लॉन्ग ब्रॉड नाइफ जैसा खुल जाता है। ठीक है, और उसे ओपन किया जाता है, मतलब उस पॉड को, उस पॉड का जो ओपन आउटर पील होता है ना, ऊपर का एरिया, उसे ओपन किया जाता है। बहुत ही स्किल्ड जॉब होती है। ठीक है, इसमें एक एक्सपीरियंस होल्डर ही काम कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर की जो बीन्स हैं उसे बिना डैमेज करे हमें ये काम करना पड़ता है। तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से काम करना पड़ता है, बहुत पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। ये हो गई इसकी हार्वेस्टिंग की बात। अब हम करते हैं इसकी प्रोसेसिंग की बात। ठीक है, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे फर्मेंटेशन। आफ्टर द पॉड्स आर स्प्लिट ओपन, पॉड्स को ओपन कर लिया। ठीक है, द पल्प अलॉन्ग विद द बीन्स इनसाइड इज कलेक्टेड। जो पल्प है अंदर, बताया था ना, ककाओ बीन्स जब वो पॉड ओपन हो जाएगा तो उसके अंदर क्या होता है, पल्प होता है, वाइट स्वीट एंड स्टिकी पल्प होता है ना, और उसके अंदर ही बीन्स होते हैं। तो उन दोनों चीज़ों को कलेक्ट कर लिया जाता है। इट इज़ देन प्लेस्ड इन हीप्स ऑन द ग्राउंड और इन लार्ज शैलो बॉक्सेस विद होल्स एट द बॉटम टू अलाउ द जूसेस टू ड्रेन अवे। फिर वो जो पल्प और बीन्स को हमने इकट्ठा किया था, कलेक्ट किया था, उसे बाद में ग्राउंड पे हीप्स बनाकर रख देते हैं। ठीक है, ढेर सा बना के रख देते हैं, ढेरी सी, या फिर लार्ज शैलो बॉक्सेस में रख देते हैं, उसमें होल्स होते हैं उन बॉक्सेस में बॉटम में, ताकि उनका जो स्टिकी जूस है वो क्या हो जाए, ड्रेन अवे हो जाए, निकल जाए। द हीप्स ऑफ पल्प आर कवर्ड विद बनाना लीव्स एंड लेफ्ट फॉर 3 to 7 days। जो हम हीप बनाते हैं ना पल्प का, अगर एक तो बॉक्स वाला मेथड बता दिया इसमें और एक बता दिया आपका हीप वाला। तो जो हीप बना रहे हो, अगर आपने ग्राउंड पर रख दिए वो सारे और आपने हीप बनाया है, तो उसे आपको कवर करना होता है बनाना लीव्स से, और आपको उसे 3 से 7 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पर क्या होता है, बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया लग जाएगा उसमें, द पल्प स्टिकिंग टू द बीन्स इज चेंज्ड इनटू अ जूसी सब्सटेंस एंड ड्रेन्ड अवे। इस टाइम में जब बैक्टीरिया लग जाएगा तो पल्प जो उन बीन से चिपक रहा था ना, वो जूसी में सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है और वो ड्रेन अवे हो जाता है, यानी कि निकल जाता है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। कौन सा प्रोसेस, जब पॉड्स स्प्लिट होकर के हमने ओपन कर लिया तो उसके अंदर जो पल्प और बीन्स है उसे हमने कलेक्ट किया, उसको कलेक्ट करके हमने ग्राउंड पर हीप्स बनाकर रख दिए। हीप्स बनाकर रखे हमने, बनाना लीफ से उन्हें कवर किया, फिर 3 से 7 दिन के लिए छोड़ दिया। इस टाइम के अंदर क्या होगा, बैक्टीरिया का एक्शन होगा और पल्प का जो स्टिकी पल्प है बीन्स का, वो आपका चेंज हो जाएगा जूसी सब्सटेंस में और ड्रेन अवे हो जाएगा, यानी कि निकल जाएगा। इसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। द बीन्स बिकम रेडिश ब्राउन इन कलर। बीन्स आपकी रेडिश ब्राउन हो जाती हैं कलर में, एंड डेवलप अ टिपिकल फ्लेवर, और एक टिपिकल फ्लेवर डेवलप करती हैं। द फर्मेंटेड बीन्स आर फर्मेंटेड बीन्स जो हमारी निकल गई उन्हें हम ड्राई करते हैं विथ फ्रीक्वेंट टर्निंग्स, यानी कि उन्हें टर्न करते करते हम उन्हें ड्राई करते हैं अंटिल दे लूज ऑलमोस्ट ऑल, जब तक उनका सारा क्या खत्म नहीं हो जाता, उनका मॉइस्चर जो भी उनमें थोड़ा बहुत बचा है। तो अभी ड्राई होने के बाद आपकी कोको बीन्स ऐसी दिखती हैं। ठीक है, अंटिल दे ऑलमोस्ट लूज ऑल
देयर मॉइस्चर, जब तक उनका पूरा मॉइस्चर खत्म नहीं हो जाता है। द ड्राइड बीन्स आर टेकन बाय द फार्मर्स टू अ कलेक्शन सेंटर। जो बीन्स ड्राई हो गई तो वो ड्राइड बीन्स को फार्मर्स जो एक कलेक्शन सेंटर पर ले जाते हैं, जहाँ पर बीन्स को ग्रेड किया जाता है, ठीक है, सैक्स में पैक किया जाता है, कट्टों में, एंड सेंड टू द नियरेस्ट पोर्ट फॉर शिपमेंट, और उन्हें दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए पास वाले पोर्ट में भेज दिया जाता है। द कल्टीवेशन ऑफ ककाओ नीड्स अ लार्ज लेबर फोर्स। ककाओ की जो कल्टीवेशन होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा लेबर फोर्स की ज़रूरत होती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फार्म वर्क फ्रॉम द ग्रोइंग ऑफ सैपलिंग्स टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द क्रॉप टू द कलेक्शन सेंटर्स इज डन मैनुअली। क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ जो पूरा फार्म का वर्क होता है, जो भी इसे कल्टीवेट करना, ग्रो करना, जो भी काम होता है ना, वो सैपलिंग्स ग्रो करने से लेकर क्रॉप की ट्रांसपोर्टेशन से लेकर कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाना, ये सारे काम मैनुअली होते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। सो ककाओ कल्टीवेशन गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इसीलिए ककाओ कल्टीवेशन की वजह से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जॉब मिलती है, काम मिलता है, ठीक है। कलेक्शन सेंटर तक पहुंच गया, इतना काम हो गया। क्लीनिंग, रोस्टिंग एंड ग्राइंडिंग, जब शिपमेंट होकर वो कहीं और पहुंच जाता है तो बीन्स अराइव एट प्रोसेसिंग सेंटर। बीन्स जो है आपकी प्रोसेसिंग सेंटर्स पर आती हैं। हियर दे आर फर्स्ट क्लीन्ड ऑफ ट्विग्स एंड डर्ट। वहाँ पर उसमें जो भी ट्विग्स एंड डर्ट यानी कि छोटी छोटी जो डंडी सी होती हैं वो, और गंदगी जो होती है, उनसे उन्हें साफ़ किया जाता है। देन दी बीन्स आर रोस्टेड टू इंक्रीज देयर फ्लेवर। फिर बीन्स को और रोस्ट किया जाता है ताकि उनका फ्लेवर इंक्रीज हो जाए। The shells of the roasted beans are then cracked and separated from the kernels called nibs with the help of blowers. अब उन्हें रोस्ट करने के बाद रोस्टेड बीन्स के शेल्स को क्रैक किया जाता है, ठीक है, और उन्हें कर्नल से, उनके छिलके से सेपरेट कर दिया जाता है। उसे हम बोलते हैं निब्स, ब्लोअर्स की हेल्प से। द निब्स आर ब्रोकन बाय ग्राइंडिंग। निब्स को हम ब्रोक करते हैं ग्राइंड करके, ठीक है। दिस रिलीज द फैट। ब्रेक, जब हम ग्राइंड करके ब्रेक करते हैं ना निब्स को, उसे हम बोलते हैं फैट। उससे एक फैट रिलीज होता है, उसे हम बोलते हैं कोको बटर। और एक पेस्ट रिलीज होता है, उसे हम बोलते हैं चॉकलेट लिकर, ठीक है। चॉकलेट लिकर को आप या तो मोल्ड कर दीजिए या फिर आप सॉलिड चॉकलेट उसकी हार्ड करके बना सकते हो, ठीक है, जमा देते हैं मोल्ड्स में चॉकलेट लिकर जो आता है, ठीक है। और इट इज़ पास थ्रू अ फाइन सीव अंडर प्रेशर टू सेपरेट द कोको सॉलिड्स फ्रॉम द लिकर। या तो उसका मतलब चॉकलेट बना दी जाती है, बार बना दिया जाता है चॉकलेट का, या फिर उसे बारीक छलनी से पास करते हैं, और ताकि कोको के जो उसमें सॉलिड्स पार्ट हैं उन्हें सेपरेट किया जा सके। और जो कोको सॉलिड्स पार्ट क्या होते हैं आपके निकल कर आते हैं ना उसमें छानने के बाद, तो उन्हें पीस कर ग्राउंड करके कोको पाउडर बना दिया जाता है। तो ये पूरा ककाओ कल्टीवेशन के बारे में हमने पढ़ लिया है, एंड ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट अच्छे से समझ में आ गया है। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। इसमें अब हम करेंगे सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें सबसे पहला नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका ऑलमोस्ट टचेज यूरोप एट द। जो नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका है वो यूरोप को कहाँ पर टच करता है? स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। क्या? स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। स्पेलिंग अलग है स्ट्रेट की, ओके, ध्यान से देखना। द इस्थमस ऑफ डैश जॉइंस अफ्रीका विद एशिया। अफ्रीका को एशिया से जोड़ता है कौन? इस्थमस ऑफ स्यूज, SUEZ। द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ अफ्रीकाज रेन फॉरेस्ट आर कॉल्ड। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं नॉर्थ से लेकर अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट के साउथ डायरेक्शन में जो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? सवाना। द डैश डैम ऑन द रिवर जाम्बेजी जनरेट्स हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। कौन सा डैम ऐसा है जो रिवर जाम्बेजी पर है और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है? वो है आपका करीबा डैम। द रीजन अराउंड लेक डैश इज एन एरिया ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। जो एरिया है कौन से लेक के पास है? जो एक एरिया है इनलैंड ड्रेनेज का, वो है आपका लेक चैड। डैश एंड डैश आर इंपॉर्टेंट रूट क्रॉप्स ऑफ अफ्रीका। इंपॉर्टेंट रूट क्रॉप्स कौन सी है अफ्रीका की? कसावा एंड यैम। द आइलैंड ऑफ अ डैश इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ क्लोव्स। आइलैंड जो है, कौन सा आइलैंड ऐसा है जो मेजर प्रोड्यूसर है क्लोव्स का, लौंग जो उगाता है? वो है आपका मेडागास्कर। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ डिसीज कॉजिंग डैश फ्लाइज इन अफ्रीका हैम्पर्स एनिमल रियरिंग। कौन सी फ्लाइज की प्रेजेंस की वजह से अफ्रीका में एनिमल रियरिंग हैम्पर होती है, यानी कि एनिमल रियरिंग को नुकसान पहुंचता है? वो है आपका स्टीज। डैश एंड डैश आर टू अफ्रीकन कंट्रीज दैट लीड द वर्ल्ड इन ककाओ प्रोडक्शन। दो अफ्रीकन कंट्रीज के नाम बताने हैं आपको यहाँ पर जो वर्ल्ड में लीड करती हैं ककाओ प्रोडक्शन में। तो वो है आपका घाना एंड कोट डी आइवोर, ठीक है। क्या? कोट डी आइवोर, COTE, देन डी, ऊपर एक सिंपल कोमा लगाना है आपको, अपोस्ट्रॉफी IVOIRE।
द ओवल सीड्स इनसाइड अ ककाओ पोड आर कॉल्ड, जो ककाओ पोड के अंदर ओवल सीड्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोको बीन्स। क्या बोलते हैं हम उन्हें, कोको बीन्स बोलते हैं। अब हम करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें सबसे पहला द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ ईस्टर्न अफ्रीका आर कॉल्ड, साउथ ईस्टर्न अफ्रीका के जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, सवाना, प्रेरीज, वेल्ड, स्टेप्स, तो उसे हम बोलते हैं वेल्ड। द विक्टोरिया फॉल्स इज ऑन द रिवर, विक्टोरिया फॉल्स जो है वो कौन सी रिवर पे है, नाइल, जाम्बेजी, कोंगो, नाइगर, तो वो है जाम्बेजी रिवर पे। द रिवर विच कैरीज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इन अफ्रीका, वो रिवर जो अफ्रीका में लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर कैरी करती है वो कौन सी रिवर है, नाइल, कोंगो, जाम्बेजी, नाइगर, तो कोंगो है वो रिवर। ओके। शीप आर रियर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन द, शीप को पाला जाता है लार्ज स्केल पर, कहाँ पे, सेल्वास, वेल्ड, नाइल बेसिन, सहारा डेजर्ट, तो वेल्ड में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स, इनमें से कौन सी एक कंट्री आपकी ऐसी है जो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है गोल्ड एंड डायमंड की, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, लिबिया, अल्जीरिया, तो वो आपका साउथ अफ्रीका। द आइडियल कंडीशंस फॉर ग्रोइंग ककाओ ट्रीज आर फाउंड इन, जो आइडियल कंडीशंस हैं ककाओ ट्रीज को ग्रो करने के लिए वो कहाँ पाई जाती हैं, इक्वेटोरियल रीजन, कोस्टल रीजन्स, मेडिटेरेनियन रीजन, माउंटेनियस रीजन्स, तो वो पाई जाती है आपके इक्वेटोरियल रीजन में। यंग ककाओ प्लांट्स रिक्वायर, यंग ककाओ प्लांट्स को क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग विंड्स, स्ट्रॉन्ग सनलाइट, रेन थ्रू आउट द ईयर, ऑल ऑफ दीज। तो अभी हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग विंड्स और स्ट्रॉन्ग सनलाइट से, तो उसे प्रोटेक्ट करना होता है ना, तो उसे पूरे साल क्या चाहिए, रेन चाहिए होती है। द फैट रिलीज फ्रॉम रोस्टेड कोको बीन्स इज कॉल्ड, जो फैट आपकी रोस्टेड कोको बीन्स से रिलीज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोको बटर, कोको निब्स, कोको पल्प, कोको लिकर, तो उसे हम बोलते हैं कोको बटर, फैट जो रिलीज होता है ना। द मैप विच शोज दी सवाना इज, सवाना को कौन सा मैप शो कर रहा है आपका, ऑप्शन सी। एंड द मैप विच शोज दी नाइल, जो नाइल को शो कर रहा है वो है आपका ऑप्शन बी। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एंड देन हम करेंगे न्यू चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 9, वो है आपका स्टडी ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे ही हमें साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।